Good morning, everyone. I welcome you all in our daily current affairs series. And बेसिकली आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर यहाँ पे एक डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली बता दें कि पीडी गुरुकुल जो है वो बेसिकली गुजरात की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है स्पेसिफिकली फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स, all those aspirants who are going to prepare for UPSC as well as GPSC civil services examination, right? So अगर अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आज ही यहाँ पे सब्सक्राइब करें। साथ में यहाँ पे जो भी वीडियो यहाँ पे बेसिकली आपके सामने है उसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स होगी वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप से अवेलेबल मिल जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन अवर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज अबाउट पीडी गुरुकुल एंड डाउनलोड द पीडीएफ। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रहे, ये पीडीएफ जो है वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाई हुई है। सो बेसिकली जितने भी लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर कर रहे हैं और साथ में जितने लोग ऐसे हैं जो गुजराती मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुई है। सो बेसिकली जितने भी लोग गुजराती मीडियम में से वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सेम पीडीएफ फ्रॉम अवर टेलीग्राम ग्रुप। सो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को वहां पे ज्वाइन करें। दैट इज ऑल अबाउट पीडी गुरुकुल एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज करंट अफेयर वीडियो। देखिए आज के अगर हम वीडियोस की बात करें तो कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर वहां पे थोड़ी बहुत चर्चा वगैरह हमें करनी है। सो दिस आर दी टॉपिक्स। बेसिकली यहाँ पे तीन चीज जो ऐसी है जो आज करंट अफेयर के न्यूज में है। एक, हमें थोड़ी बहुत बात करनी है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी से रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। दैट इज ऑल अबाउट सिक्किम, क्योंकि रिसेंटली सिक्किम सेलिब्रेट्स 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। एंड द लास्ट इज अबाउट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और इस बुलेटिन का एक रिपोर्ट सामने आया है दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो इन तीनों बातों के ऊपर आज हमें डिटेल में वहां पे डिस्कशन करनी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड दैट इज अबाउट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और क्या है आज के न्यूज में, तो डॉक्टर अजय कुमार जो बेसिकली एक डिस्टिंग्विश टेक्नोक्रेट है और साथ में फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, इन्हें वहां पे अपॉइंट किया गया है यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पे। डॉक्टर अजय कुमार, अ डिस्टिंग्विश्ड टेक्नोक्रेट एंड फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, marking a significant transition in India's civil service leadership. His appointment, effective from May 15, 2025, follows the retirement of Priti Sudan on 29th of April 2025. So basically एक नए चेयरमैन की यहाँ पे हुई है शुरुआत, जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार, जो ऑलरेडी इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी थे और अब वो यूपीएससी के चेयरमैन के तौर पे वहां पे आ रहे हैं। सो देखिए, अगर आप कोई क्लास 3 लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वहां पे एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि भैया यूपीएससी का नया चेयरमैन बेसिकली किसे अपॉइंट किया गया है। द आंसर इज डॉक्टर अजय कुमार। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस, सो आपको ये चीज में ध्यान में रखनी है कि अच्छा ये वाला टॉपिक आज करंट में है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें यूपीएससी के चेयरमैन के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उन सब के बारे में हमें बेसिकली रखना है ध्यान, राइट। यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स है डॉक्टर अजय कुमार के बारे में कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ, उन्होंने कौन सी जगह से अपना एजुकेशन वहां पे लिया हुआ है, बैचलर्स कहाँ से किया है, मास्टर्स कहाँ से किया है, और उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स वगैरह वगैरह कौन से रहे हैं। साथ में उनके जो प्रोफेशनल करियर्स है उनकी भी यहाँ पे कुछ बातें हैं कि वो आईएएस के तौर पे कब, कहां पे, किस तरीके से वो ज्वाइन हुए, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने वहां पे काम किया हुआ है, और कंट्री की सर्विस में उन्होंने कितना वहां पे कंट्रीब्यूशन दिया है। सो दैट इज ऑल डेटा विच इज गिवन इन द पीडीएफ। एंड द मेन थिंग इज दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज हमें यह जानना है कि भैया यूपीएससी का चेयरमैन एग्जैक्टली होता क्या है, कौन इसे अपॉइंट करता है, यूपीएससी के अंदर कितने मेंबर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो चलिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस के रिगार्डिंग कुछ वहां पे बात करनी करते हैं शुरुआत। फ्रॉम द फर्स्ट, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जितने भी कमीशंस हैं, चाहे हम बात करें यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसी के साथ वहां पे आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कमीशंस की बात है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, तो दे आर ऑल इन पार्ट नंबर
14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आर्टिकल नंबर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स को इंक्लूड किया जा रहा है, तो आर्टिकल नंबर 315 से लेके आर्टिकल नंबर 323, दैट इज ऑल अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। और वहां पे ही कुछ बातें हैं जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में एड ऑन हुआ था, जहां पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बातें हैं कि अगर दो या उससे ज्यादा स्टेट अगर ऐसी सिफारिश करते हैं कि हमें एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, तो भी देयर इज नो इश्यू इन दैट, राइट। सो आर्टिकल नंबर 315 से लेके देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 323 जिसके ऊपर यहां पे बातें हैं, दैट इज ऑल अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर देखें, अगर हम यहाँ पे कंपोजिशंस वगैरह की अगर हम बात करें, कंपोजिशंस, तो बेसिकली यहां पे कंपोजिशन क्या रहेगा, तो जब हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो एक तो होते हैं अपने यूपीएससी के चेयरमैन, और चेयरमैन के साथ दूसरे कुछ होते हैं स्टाफ मेंबर्स। अब ये स्टाफ मेंबर्स एग्जैक्टली वहां पे कितने रहेंगे वो आज तक कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं किया गया है एज पर दी रिक्वायरमेंट्स, जो नॉर्मली 9 से लेके 11 के आसपास वहां पे रहने चाहिए, ऐसी कुछ बातें हैं। और जितने भी यहाँ पे मेंबर्स है, अगर उनकी क्वालिफिकेशंस की रिगार्डिंग कुछ बातें करें तो क्वालिफिकेशंस में भी कहीं पे कुछ क्लियरेंस नहीं है। सिर्फ इतना बोला है कि हाफ ऑफ द मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स है उसके हाफ मेंबर्स बेसिकली पिछले 10 साल से पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग जुड़े हुए होने चाहिए। दे मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years। तो 10 साल से वो पब्लिक ऑफिस के साथ वहां पे जुड़े हुए होने चाहिए, और वो भी कितने मेंबर्स, तो बोले हाफ मेंबर्स। इन सब की अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करेगा, दे आर अपॉइंटेड बाय, तो देखिए अपॉइंटमेंट करने का काम ऑलवेज किसका होता है, दे आर ऑलवेज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करेगा, द आंसर इज प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने बात की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की, जब हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशंस के अंदर इतना क्लियरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इतना बोल दिया है कि जितने भी हाफ मेंबर्स जो है उनके पास एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक ऑफिस का, दैट इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन, उनका टेन्योर किस तरीके से रहेगा, तो देखिए टेन्योर के अंदर ऐसा बोला है कि भैया 6 years और 65 years of age, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले आ जाए उस हिसाब से। अगर मान के चले कि आप 57 ईयर पे, जब आपकी एज 57 पे थी, तब अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन बन चुके हैं तो वो बेसिकली आप 6 साल के लिए वहां पे आप चेयरमैन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने 63 मतलब कि 63 की एज पे अगर आपने उसकी चेयरमैनशिप हाथ में ली है तो मैक्सिमम आप कब तक चेयरमैन रहेंगे, अप टू द एज ऑफ 65 years। दोनों में से जो भी पहले आ जाए उसके बाद वहां पे रिटायरमेंट। और अगर हम चेयरमैन के हिसाब से बात करें तो यूपीएससी के चेयरमैन की क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो रीअपॉइंटमेंट इज नॉट पॉसिबल। इन शॉर्ट, एक बार आप चेयरमैन के तौर पे यहां पे है, उसके बाद आपको वापस यहां पे नहीं ला दिया जा सकता। सो द रीअपॉइंटमेंट इज नॉट पॉसिबल। और अगर कभी कभार ऐसा है कि किसी को चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन करना है, अगर उनको नहीं खेलना है, बोले हमको भैया से रिजाइन कर देना है, तो रिजाइन आपको कहां पे करना पड़ेगा, दैट इज अगेन टू दी प्रेसिडेंट। जिसने अपॉइंटमेंट की है वहीं पे करना है रिजाइन। तो सेम अगर हम रिमूवल की बातें करें कि उनको हटाने का राइट भी किसके पास है, तो रिमूवल इज ऑल्सो डन बाय प्रेसिडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो प्रेसिडेंट ही उनको बेसिकली हटा सकता है। तो क्या चेयरमैन को हटाने के लिए कुछ वहां पे रीजंस या फिर कुछ कंडीशंस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है? सो देखिए वहां पे कुछ सर्कमस्टेंसेस की कुछ बातें हैं, जैसे कि पहले सर्कमस्टेंसेस में बोला है कि अगर आप इनसॉल्वेंट हो चुके हैं या फिर बैंकरप्ट, अगर इनसॉल्वेंट हो चुके हैं तो आपको वहां पे चेयरमैन के तौर से हटाया जा सकता है। तो पहला भैया ये है कि इनसॉल्वेंट। दूसरा, आप अपने
पोस्ट पे रहते हुए किसी और जगह से अगर आप कहीं दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपको बेसिकली वहां से हटा दिया जाएगा। एंड तीसरा, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि आप जो थोड़े बहुत अनसाउंड माइंड के हो चुके हैं या फिर आपकी बॉडी जो है वो बेसिकली काम करने लायक अभी बची नहीं है, तब जाके वो आपको बेसिकली हटा सकते हैं। इन तीन के अलावा एक फोर्थ वाला ऑप्शन भी होता है जिसको बोलते हैं मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर, लेकिन ये मिसबिहेवियर का मीनिंग क्या है उसे क्लियर नहीं किया गया है। तो जब भी आप मिसबिहेवियर के बेस पे उनको हटा रहे हैं तो वहां पे प्रोसेस ये है कि मिसबिहेवियर के बेस पे किसी को रिमूव करने के लिए पूरा का पूरा प्रस्ताव जो है वो भेज दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की पैनल वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी वहां पे रिपोर्ट में बोला गया होगा उसे कंपल्सरी प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर we are going to remove the chairman of the UPSC, then the proposal must be sent to the Supreme Court and after that Supreme Court की पैनल वहां पे इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद ऐसा बोल दिया कि हाँ हमें भी लगता है कि इस जज ने वहां पे मिसबिहेवियर किया है, तो वहां पे वो लोग रिकमेंडेशंस देंगे कि इनको हटा दीजिए। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा दैट विल बी मैंडेटरी टू फॉलो फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वहां पे मना नहीं कर सकते, उन्हें कंपलसरी इसे फॉलो करना ही पड़ता है। राइट? अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि निकाल दीजिए तो निकाल दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं नहीं कोई मिसबिहेवियर नहीं हुआ है तो सेम फॉर दैट। तो फिर मान के चलो उसकी जो भी सुप्रीम कोर्ट की वहां पे रिकमेंडेशंस है दे आर मैंडेटरी टू बी फॉलोड। राइट? So that is all about the chairman of UPSC जो रिसेंटली किसकी वहां पे अपॉइंटमेंट हुई है। द आंसर इज अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं। दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। और कुछ टॉपिक्स के ऊपर वहां पे जाने से पहले कुछ चीजें यहां पे क्लियर कर दे। भैया चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का कार्य क्या होता है, उनका काम क्या होता है? तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि सबसे पहले तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है उसको वहां पे संभालना है। आपको ये चीज दिखनी है कि कुछ भी वहां पे ट्रांसपेरेंट नहीं हो, वैसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। और साथ में आपको अगर कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ एडवाइस की वहां पे जरूरत होती है तो आपको वहां पे एडवाइजरी के फॉर्म में भी आपको काम करना है। कुछ सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ अगर कहीं पे केस आता है और उसका अगर कहीं पे प्रोटेक्शन आपको वहां पे प्रोवाइड करना है तो वो काम भी ये सर्विस कमीशन जो है वहां पे प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ऑलवेज ध्यान रखना कि भैया रिसेंटली किसे यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है एंड चेयरमैन के तौर पे उन्हें कौन से काम वहां पे कंप्लीट करना है। और टॉपिक्स पे जाने से पहले यहां पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि पीडी गुरुकुल जो है उसकी गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों ब्रांच के अंदर नई बैच शुरू हो चुकी है फ्रॉम द 19th May, that is in the yesterday. So बैच वहां पे शुरू हो चुकी है स्पेसिफिकली फॉर दोज कैंडिडेट्स, दोज एस्पिरेंट्स जिसकी इच्छा है कि हमें जीपीएससी क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। सो फॉर जीपीएससी 2026 द बैच हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे। सो अगर अभी तक आपने यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं किया है तो आज ही इस नंबर के ऊपर वहां पे फोन करें। You will get 3 days free demo sessions as well as scholarship up to 50%। ये स्कीम जो है वो अभी के लिए वहां पे ओपन है, तो आज ही इस नंबर पे फोन करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो आपको फॉर्म दिया है उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करें। सो आवर कोऑर्डिनेट्स विल कॉन्टेक्ट यू सून। तो पीडी गुरुकुल गांधीनगर के अंदर बेसिकली नई बैच वहां पे शुरू हुई है जहां पे द टॉपिक है गुजरात हिस्ट्री एंड पीडी गुरुकुल अहमदाबाद के अंदर नई बैच शुरू हुई है जहां पे टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री। सो आज ही एनरोल करें, आज ही डेमो लेक्चर्स को वहां पे अटेंड करें एंड यू कैन सी, यू कैन फील दैट कि भैया कौन से लेवल पे प्रिपरेशन यहां से करवाई जाती है।
राइट। मैं पहले से बता रहा हूं कि पीडी गुरुकुल एकमात्र एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 का सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगी। यू विल गेट द राइट डायरेक्शन इन विच यू शुड गो टू क्रैक द एग्जाम। सो आज ही यहाँ पे एनरोल करें और आज ही एडमिशंस को बुक करें, अपनी सीट्स को बुक करें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन वहां पे दे। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। एक दूसरा टॉपिक जो आज का है दैट इज अबाउट सिक्किम सेलिब्रेट्स 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड। सिक्किम जो है उसने अपने स्टेट को डिक्लेयर होने के 50 इयर्स का सेलिब्रेशन वहां पे किया। देखिए, अब हमें ये नहीं जानना है कि भैया सेलिब्रेशन में क्या क्या हुआ, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सेलिब्रेशन अगर वहां पे किया है तो सिक्किम की बेसिकली हिस्ट्री क्या रही है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द अनदर टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट सिक्किम। देखिए, अगर हम सिक्किम का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वहां पे देखें, सिक्किम, तो पहली चीज तो ये कि भैया आजादी के टाइम पे सिक्किम की सिचुएशन क्या थी। तो देखिए, टिल 1947 सिक्किम के ऊपर एक राजाशाही डायनेस्टी वहां पे राज कर रही है जिसका नाम है चोग्याल रूलर्स। इट इज चोग्याल डायनेस्टी। टिल 1947 वहां पे चोग्याल डायनेस्टी का वहां पे था रूल। 1947 के बाद जब ब्रिटिशर्स का राज होता है खत्म, तब सिक्किम ने एक नया स्टेटस लिया था। सिक्किम बिकेम प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। ये कब की मैं बात कर रहा हूं? आफ्टर 1947 जब ब्रिटिश रूल खत्म होता है तब सिक्किम जो है वो बेसिकली इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट वहां पे हुआ। इसका मतलब क्या था कि बेसिकली सिक्किम से रिगार्डिंग 3 ऐसे टॉपिक जो इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे अपने अंडर में वहां पे रखे। कौन से 3 टॉपिक्स को यहां पे अंडर में रखे हैं? तो देखिए, 3 मेजर सब्जेक्ट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ऑल अबाउट डिफेंस। एक तो सिक्किम के डिफेंस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब इंडियन गवर्नमेंट वहां पे देखेगी। जब भी डिफेंस की बात आए तो दूसरा सब्जेक्ट उसी के रिगार्डिंग वहां पे आता है दैट इज अबाउट एक्सटर्नल अफेयर्स, तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट वहां पे देखेगी। एंड द थर्ड टॉपिक वाज कम्युनिकेशन। सो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वहां पे रहे, और सिक्किम जो था वो इंडिया का बन चुका है प्रोटेक्टोरेट। उसके बाद कुछ सालों के बाद, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली इन द ईयर 1974 सिक्किम ने पहली बार एक्सप्रेस किया कि उसे फुल फ्लेज्ड स्टेट के तौर पे भारत में होना है ज्वाइन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिक्वेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि हमारी जो पार्लियामेंट है, उसने वहां पे एक अमेंडमेंट लेके वो लोग लेके आए दैट वाज 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1974। और इस अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली कौन सी चीजों को ऐड कर दिया गया? सो सिक्किम को इंडिया का एसोसिएट स्टेट बनाने के लिए एक नया आर्टिकल ऐड करना वहां पे करने की बात हुई, आर्टिकल नंबर 2A, एज वेल एज एक नया शेड्यूल ऐड हुआ। तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 9 शेड्यूल ही थे, तो शेड्यूल नंबर 10 जो है इन दोनों को बेसिकली एड ऑन किया गया। फिर से एक बार, एक आर्टिकल नंबर 2A और दूसरा था शेड्यूल नंबर 10, इन दोनों को वहां पे ऐड करके सिक्किम को बेसिकली इंडिया का एक एसोसिएट स्टेट के तौर पे वहां पे एक स्टेटस दिया गया। बट द प्रॉब्लम वाज सिक्किम वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ प्रोविजन। सिक्किम को इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, उन्हें एक फुल फ्लेज इंडियन स्टेट के तौर पे वहां पे एस्टैब्लिश होना था। सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दे वर लाइक नहीं भैया, हमको तो एक फुल फ्लेज वहां पे एक इंडियन स्टेट ही बनाते हैं। तो उसके लिए वहां पे 1975, इन द ईयर 1975 सिक्किम में होता है एक रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या है? दैट इज अबाउट पब्लिक वोटिंग, जहां पे 97% से के आसपास के लोगों ने ऐसा बताया कि यस वी वांट टू ज्वाइन इंडिया।
और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वापस एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहां पे एड ऑन किया गया, एंड दैट वाज ऑल अबाउट 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। और फाइनली उसके तौर पे सिक्किम को एक फुल फ्लेज इंडियन स्टेट के तौर पे वहां पे मान्यता दी गई। जब ये वाली चीज वहां पे बनती है तो सिक्किम इंडिया का कौन से नंबर का स्टेट बना था? तो सिक्किम बिकेम 22nd फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। और ये कौन सी साल की बात है? 1975। और 1975 से अगर आप 50 इयर्स वहां पे प्लस कर दे देन यू विल गेट 2025। एंड दैट्स व्हाई अभी रिसेंटली वहां पे न्यूज में क्या है कि सिक्किम ने अपने स्टेटहुड का 50th ईयर सेलिब्रेशन वहां पे किया है। सो बेसिकली 50 साल वहां पे होते हैं कंप्लीट। बहुत सी जगह पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस वगैरह आए। स्पेसिफिकली देखा जाए तो शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 4 दोनों के अंदर स्पेसिफिकली ज्यादातर चेंजेस आए, प्लस आर्टिकल नंबर 371F उसे भी वहां पे सिक्किम के प्रोविजंस के साथ वहां पे जोड़ा गया। और साथ में ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल थे, आर्टिकल नंबर 2A एज वेल एज शेड्यूल नंबर 10, इन दोनों को वापस वहां पे रिमूव किया गया। जैसे ही 36th अमेंडमेंट वहां पे होता है, जो ऑलरेडी आर्टिकल नंबर 2A और 10th शेड्यूल थे उसको वहां पे हटा दिया गया। ध्यान रखना इसके अंदर बेसिकली अमेंडमेंट कहां कहां पे हुआ। एक तो शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 4 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 371F। तो 1 और 4 के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आए, क्योंकि यहाँ पे 1 के अंदर किसकी बात है? दैट इज अबाउट द नेम्स एंड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। तो वहां पे कुछ बाउंड्रीज में कुछ प्लस माइनस हुआ। सेम फॉर शेड्यूल नंबर 4 जहां पे राज्यसभा के अंदर सीट्स के एलोकेशन की बात है, जहां पे सिक्किम को भी राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन वहां पे दिया गया। तो वहां पे कुछ चेंजेस प्लस आर्टिकल नंबर 371F। सो दैट वाज ऑल अबाउट सिक्किम। यहाँ पे बेसिकली वही लिखा हुआ है कि अगर जैसे हमने वहां पे सिक्किम को वहां पे एड ऑन किया तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वहां पे चले। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की दैट सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 16th ऑफ May 1975, जिसके रिसेंटली वहां पे 50 इयर्स हुए कंप्लीट। इन 2025 इट मार्क्स 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड। प्रायर टू 1975 इट वाज अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि आजादी के बाद वो इंडिया का एक प्रोटेक्टोरेट था। इट वाज रूल्ड बाय मोनार्की विच इज नोन एज चोग्याल डायनेस्टी। वहां पे अप्रैल 1975 में होता है एक रेफरेंडम। 97% लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट दिया और उन्होंने बताया कि मोनार्की को वहां पे हटा दिया जाए। और फाइनली 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन इंडिया। और उसके बाद वहां पे कुछ सिक्किम के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज नोन फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हाई लिटरेसी, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। वहां पे लिटरेसी लेवल अच्छा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन वहां पे इतने इसलिए अच्छा है क्योंकि ये बेसिकली वो ट्रांस हिमालयन वाला पूरा एक जोन है जहां पे आपको इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटीज बहुत बढ़िया सी मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सा काम। प्लस सिक्किम की जब हम बात आती है तो वहां पे ये वर्ड तो ऑलवेज होना ही चाहिए, सिक्किम बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसे फुल फ्लेज ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पे वहां पे डिक्लेयर किया गया है। उसकी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या है वो तो इंडिया का मैप आप देखोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर है सिक्किम, तो सिक्किम की एक जगह पे आपको मिलेगा नेपाल, दूसरी साइड पे है भूटान, और ऊपर की ओर अगर वहां पे देखोगे सो दैट इज अबाउट चाइना। सो नेपाल, भूटान और चाइना के साथ वहां पे बॉर्डर्स, और बाकी सब वहां पे थोड़ी बहुत बातें हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट सिक्किम, राइट। और चलिए आज के अगले टॉपिक के ऊपर वहां पे जाते हैं विच इज अबाउट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और उसका एक बेसिकली एक रिपोर्ट यहां पे डिक्लेयर हुआ है दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट।
अब देखिए बेसिकली क्या है ये सैंपल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और उसका एक स्टैटिस्टिकल वाला रिपोर्ट। सो डिटेल्स में वहां पे करते हैं उसकी शुरुआत। देखिए जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बेसिकली एक बुलेटिन है जो कौन डिक्लेयर करता है, इट इज डिक्लेयर्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और देखिए हमारे कंट्री के अंदर जब हम सेंसस के रिगार्डिंग बातें करते हैं तो वी नो कि सेंसस हर कितने साल पे कंडक्ट होता है, तो नॉर्मली सेंसस हर 10 साल पे कंडक्ट होता है। सो 10 साल तक जो भी सेंसस के नंबर्स है वो वहां पे चलते रहते हैं। अब बट ऑब्वियसली हर साल डेमोग्राफिक जब हम बातें करते हैं तो हर साल वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। बर्थ रेट में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, डेथ रेट्स में वेरिएशन आते हैं, राइट। पॉपुलेशन के अंदर थोड़ा सा प्लस माइनस वहां पे रहता है, ग्रोथ रेट के अंदर कुछ प्लस माइनस है, मोर्टालिटी रेट प्लस माइनस होते रहते हैं। तो इन सबको शोकेस करने के लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कुछ वहां पे रिपोर्ट्स डिक्लेयर करता है। एक बुलेटिन वहां पे आता है जिसका नाम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एसआरएस बुलेटिन। और ये जो एसआरएस बुलेटिन जो है वो बेसिकली वहां पे दो रिपोर्ट वहां पे मेन आते हैं, एक होता है उसका स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और दूसरा वहां पे वर्ड चलता है मैटरनल मोर्टालिटी बुलेटिन। तो यहाँ पे रिसेंटली जो डिक्लेयर है दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस के बारे में वहां पे बताता है। तो चलिए वन बाय वन उसको वहां पे समझने की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो बेसिकली ये है क्या, तो जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है। तो देखिए द फर्स्ट थिंग, it is a large scale demographic survey, a large scale demographic survey to provide reliable annual estimates of birth rate, death rate, IMR, MMR, etc. etc. बेसिकली इसको किसने वहां पे शुरुआत की थी इसकी, तो बोले 1969-1970 के अंदर द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये किसके अंडर में काम करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसका बेसिकली वहां पे काम है कि इस तरीके से कुछ सर्वेस किए जाए। एंड ये एनुअल सर्वे होते हैं, एनुअल का मतलब है कि हर साल ये वाले सर्वे वहां पे चलेंगे और सर्विस के साथ कुछ वहां पे रेट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा एवरी ईयर की इसके अंदर कुछ प्लस माइनस वहां पे हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। अभी रिसेंटली देखा जाए तो मई 2025 के अंदर एक रिपोर्ट वहां पे हुआ है डिक्लेयर, और इस रिपोर्ट की अगर हम मेजर हेडलाइंस की अगर हम बात करें तो मई 2025 कौन सी मेजर हेडलाइंस या फिर वी कैन से मेजर हाइलाइट्स यहां पे हुई है डिक्लेयर। तो देखिए सबसे पहले कुछ बातें वहां पे सबसे पहले हुई है, दैट इज ऑन मैटरनल मोर्टालिटी रेट के ऊपर। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर मैटरनल मोर्टालिटी रेट होता क्या है। पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, ध्यान से सुनिएगा, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर और वी कैन से डिलीवरी, कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टालिटी रेट। मैं फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, 1 लाख जिंदा जन्मते बच्चों के सामने एट द टाइम ऑफ लेबर और वी कैन से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कितनी माताओं की डेथ हो जाती है, दैट नंबर इज कॉल्ड एमएमआर। और अगर हम एमएमआर की बात करें तो बेसिकली पहले अगर हम जब 2011 में जब सेंसस हुआ था तो 2011 में जब वहां पे सेंसस हुआ था तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली वहां पे चल रहा था 130 के आसपास, जो आज रिड्यूस होके मई 2025 के अंदर रिड्यूस होके वो नंबर कितने पे आ चुका है, द आंसर इज 93। तो पहली चीज यहां पे ये बताई गई है कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो 130 से रिड्यूस होके हमने कितने पे ला दिया है, तो बोले 93 पे। सो इट शोज कि भैया इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो डे बाय डे वहां पे ज्यादातर अच्छी होती जा रही है।
देखिए दूसरा नंबर यहां पे किसके रिगार्डिंग है, दैट इज अबाउट आईएमआर। नाउ व्हाट इज आईएमआर, जो रिसेंटली वहां पे लिखा था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब ऐसा होता है कि पर 1000 लाइव बर्थ्स, 1000 जिंदा जन्मते बच्चों के सामने एट द ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ देयर लाइफ, फिर से एक बार 1000 लाइव बर्थ के सामने उनकी लाइफ के 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। ये नंबर पहले चल रहा था 39 पे, जो हमने रिड्यूस करके अभी रिसेंटली वहां पे 27 पे ला दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब 1000 जिंदा बच्चों का वहां पे जन्म होता है, सो आउट ऑफ दोस 1000 लाइव बर्थ्स 1 साल के अंदर 27 बच्चों की वहां पे डेथ होती है। दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है, बेसिकली मृत्यु दर, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। दूसरा वर्ड यहां पे चलता है सीएमआर, दैट इज चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। अब चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में क्या है, जैसा इन्फेंट मोर्टालिटी है वैसा ही चाइल्ड मोर्टालिटी है, बट इन्फेंट के अंदर हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं 1 साल के अंदर, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे 5 साल के अंदर। कि अगर 1000 लाइव बर्थ्स का जन्म होता है तो 5 साल में, अपनी जिंदगी के 5 साल में कितने बच्चों की वहां पे डेथ हो जाती है। तो पहले ये नंबर था 45 पे, अब रिड्यूस होके ये नंबर आ चुका है 31 के आसपास। तो इसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें हैं। प्लस देखा जाए तो जेंडर रेशियो, जेंडर रेशियो जब 2011 में हुआ था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर रेशियो, दैट जेंडर रेशियो का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, तो बोले 1000 मेल के सामने फीमेल्स का नंबर, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। फिर से एक बार, इसका नंबर क्या है, दैट इज द, इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए 2011 की जब हम बात करते हैं, so in the year 2011 there were approximately 943 females per 1000 males। उसके बाद जब 2016 में वापस एक बार नंबर डिक्लेयर हुआ था, तो वो नंबर डाउन होके चला गया था 899 पे। इसका मतलब क्या है कि पर 1000 मेल्स देयर वर ओनली 899 फीमेल्स इन इंडिया। और आज इस सर्वे के हिसाब से ये नंबर कितने पे है, तो ये नंबर आपका जा चुका है 913 के आसपास। इसका मतलब इंडिया में 1000 मेल के सामने 913 के आसपास वहां पे फीमेल्स हैं। सो दिस इज द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। और साथ में वहां पे एक लास्ट टर्म एक आती है, दैट इज नोन एज TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वुमन चाइल्ड बेरिंग एज को निकाल देती है, इसका मतलब 15 से लेके 49 इयर्स तक अगर वो वुमन वहां पे जिंदा रहती है, तो अपनी इस एज के दौरान एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। तो ये नंबर जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास चल रहा है, तो बोले 2 के आसपास। इस रिपोर्ट ने ऐसा बताया है कि ये वाला जो नंबर है जो 2 के आसपास वहां पे चलता है, वो बेसिकली स्टेबिलाइज फॉर्म में वहां पे जा रहा है, राइट। और रिसेंटली देखा जाए तो वहां पे इंडिया में अगर हम बात करें तो कुछ अचीवमेंट्स, कुछ स्टेट लेवल अचीवमेंट्स, यहाँ पे एक ये भी वर्ड वहां पे यूज हुआ है, कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत ही अच्छे से अचीवमेंट्स दिखाई गए हैं, स्टेट लेवल अचीवमेंट्स। जैसे कि एक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है यहाँ पे यूपी का, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अपने एमएमआर को रिड्यूस करने में बहुत ही वहां पे सिग्निफिकेंट कुछ चेंजेस वहां पे लाए हैं। 2011 में वहां पे एमएमआर चल रहा था 285 के आसपास, जो आज कम होके 2021 तक कम होते होते वो 151 तक आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, 1 लाख बच्चों के सामने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी पहले 285 मदर्स की डेथ हो रही थी, आज वो रिड्यूस होके कहां पे पहुंच चुका है, तो बोले 151 के अंदर। साथ में कुछ ऐसे स्टेट भी है जिन्होंने आईएमआर, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के ऊपर वहां पे ज्यादा फोकस किया है। और उसमें हम बेसिकली बात करें तो सबसे बढ़िया सा चेंज वहां पे रहा है मिजोरम के अंदर।
मिजोरम के अंदर जो IMR है वो रिड्यूस होके 4 पे आ चुका है। इन शॉर्ट 1000 लाइव बर्थ्स के सामने सिर्फ 4 बच्चों की एक साल के अंदर वहां पे डेथ पाई जाती है। नो डाउट मणिपुर और सिक्किम के अंदर भी परफॉर्मेंस बेटर है, बट मिजोरम जो है वहां पे सबसे लोएस्ट पे है। सबके सामने देखा जाए तो नागालैंड जो है वो वहां पे IMR जो है वो थोड़ा सा बढ़ा भी है। नागालैंड की बात कर रहा हूं। नागालैंड जो है वहां पे ऑलरेडी IMR 4 पे था, लेकिन ये 4 से राइज होके 7 पे चला गया है, जो थोड़ी सी टेंशन वाली बातों को शोकेस कर रहा है। सो दिस वर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट, और उसी के बेसिस पे हम बेसिकली आज आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। सो इंडिया का एक ग्लोबल टारगेट भी है जो वहां पे हमें एक अचीव भी करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम IMR की बात करें और CMR की अगर हम बात करें, तो ग्लोबली CMR के ऊपर वहां पे एक टारगेट बना है कि इसे हमें 25 से बेसिकली कम या उसके बराबर लेके आना है। सेम फॉर मैटरनल मोर्टालिटी रेट, उसे हमें कम करके ला देना है 70 या फिर उससे भी कम। सो दिस आर दी ग्लोबल टारगेट्स। ये सारी की सारी हाइलाइट्स आपको कहां पे मिल रही है? दैट इज ऑन दी SRS बुलेटिन स्टैटिस्टिकल, राइट। सो SRS के इस स्टैटिस्टिकल बुलेटिन के अंदर इन सब के रिगार्डिंग वहां पे बातें हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे कौन से इंडिकेटर्स को पब्लिश किया जाता है। तो एक तो है अपना क्रूड बर्थ रेट और दूसरा है क्रूड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट की यहाँ पे बात है कि 1000 लोगों के सामने कितने लाइव बर्थ एक साल में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बर्थ रेट। इन शॉर्ट 1000 के सामने कितने बच्चों का जन्म होता है, जिंदा बच्चों का। और डेथ रेट का मतलब क्या होता है कि 1000 लोगों के सामने कितने लोगों की डेथ होती है इन 1 ईयर। IMR हमने देख लिया है, अंडर 5 का मतलब है बेसिकली CMR की बात है, प्लस यहाँ पे मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो दैट इज MMR की भी कुछ बातें हैं, और साथ में वहां पे कुछ पॉलिसीज को शोकेस किया जाता है। वहां पे अलग अलग मिशंस के बारे में कुछ बात की जाती है जिससे और ज्यादा बेटर इंप्रूवमेंट आ सके, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। और इस बुलेटिन का एक रिपोर्ट जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, दैट इज अबाउट स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहां पे करते हैं एंड, राइट। सो कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ कल वहां पे वापस मिलेंगे, और तब तक जितने भी लोगों ने UPSC और GPSC की प्रिपरेशन करने के लिए वहां पे सोच के रखा हुआ है, तो आज ही PD गुरुकुल की गांधीनगर या फिर अहमदाबाद दोनों में से किसी भी ब्रांच को आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नीचे दर्शाए हुए नंबर पे। 19 मई से दोनों ब्रांच में नई बैच का वहां पे लॉन्च हो चुका है। जो लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम द 2 जून, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच इन बोथ द ब्रांचेस, दैट इज इन अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर, right? So you can call on this number and get the informations about the same. You will get free demo sessions as well as scholarship up to 50%, right? So thank you so much. आज का वीडियो यहीं तक का रखते हैं। From the next video हम कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ वहां पे कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much.